हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ लिया था कि सेल क्या होती है, ठीक है, इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई और क्या थी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी सबसे पहले जो दी वो दो साइंटिस्ट थे, एक बोटनिस्ट था मतलब एक वनस्पति वैज्ञानिक था और एक जंतु वैज्ञानिक था। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो जो सेल थ्योरी थी वो दी थी स्लीडन व स्वान ने। सेल थ्योरी गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा दी गई। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जो सेल होती है, किसी भी जीव का जो निर्माण होता है कोशिका व उसके उत्पादों से होता है। उसका उत्पाद मतलब कोशिका मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो इन्होंने बताया स्लीडन व स्वान ने, स्लीडन व स्वान, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो कोशिका का जो जीव का जो शरीर होता है वो कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। लेकिन इस थ्योरी की एक कमी रही कि इन्होंने यह नहीं बताया कि कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, वो इसके बारे में ये दोनों साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इसके बारे में जो बताया, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी दी गई वो दी गई विर्चोव के द्वारा। किसके द्वारा दी गई भाई? रुडोल्फ विर्चोव द्वारा। रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत का वापस से प्रतिपादन किया इन 1855। किसमें की भाई? 1855 में। क्लियर है? इन्होंने बताया जो कोशिका का जो निर्माण होता है, नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। किसके द्वारा होता है भाई? पूर्ववर्ती कोशिका। पूर्ववर्ती कोशिका मतलब पुरानी वाली कोशिकाएं आगे चलकर नई कोशिका को जन्म देती है। ये किसने समझाया? रुडोल्फ विर्चोव ने। इतना क्लियर है? बट स्टूडेंट याद रखने की बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो सेल थ्योरी का अगर उसमें ऑप्शन मिलता है आपको स्लीडन व स्वान, तो अपने को टिक मार्क करना है किसके ऊपर? स्लीडन व स्वान के ऊपर। ये वाली बात हम लोगों को याद रखने की है, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दी? स्लीडन व स्वान ने। इन्होंने बताया कि किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। कमी क्या थी थ्योरी की कि ये नहीं बता सके कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके बारे में बताया सबसे पहले रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में। क्या बताया? कि नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से। पूर्ववर्ती कोशिका से, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद एक नया साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था नेगेली। क्या था? नेगेली और रुडोल्फ विर्चोव ने
संपूर्ण रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। किस किसने? दो वैज्ञानिक आए, एक तो कौन था? रुडोल्फ विर्चो, और दूसरा कौन था? नेगेली। इन दोनों ने मिलकर पूर्ण रूप से जो सेल थ्योरी थी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया। कौन कौन से थे भाई? नेगेली एंड विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। क्लियर है? तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन दिया। उन्होंने बताया कि कोशिका सजीवों की क्या है? संरचनात्मक व क्रियात्मक। याद रखना, सबसे पहले किसने बताया सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? नेगेली व विर्चो ने। मतलब कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। सेल सजीवों की क्या है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि सभी सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से, चाहे वो एक कोशिका से मिलकर बना हो या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो। इसके आधार पर हम लोगों ने बताया था कि वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है क्या कहलाते हैं? यूनिसेल्यूलर या एक कोशिकीय। और वे जीव जिनका शरीर दो या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो क्या बताया इन्होंने? सभी सजीवों का शरीर, सभी सजीवों का शरीर एक या अनेक सेल्स से या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इन्होंने बताया प्रत्येक कोशिका के में जीव के आनुवांशिक गुण होते हैं। प्रत्येक कोशिका में या प्रत्येक सेल में जीव के आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। जीव के आनुवांशिक गुण निहित होते। मतलब हम लोग जानते हैं आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। और ये गुण किसमें प्रेजेंट होते हैं? कोशिका में। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये भी किसने बताया? नेगेली या विर्चो ने सेल थ्योरी में एक्सप्लेन किया। ठीक है, हम लोगों को पता है नई कोशिका का निर्माण किससे? पुरानी कोशिका, इनमें सेल डिवीजन होता रहेगा, कोशिका विभाजन होता रहेगा, नई कोशिकाओं का क्या होता रहेगा भाई? निर्माण होता रहेगा। ठीक है, तो ये थे अपने सेल थ्योरी के इम्पोर्टेंट बिंदु जो किसने बताए? नेगेली व विर्चो ने। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है भाई? अपवाद होता है। हर चीज का क्या होता है? कोई ना कोई अपवाद होता है। सेम हेयर, यहाँ पे भी क्या है? जो कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद है वो है वायरस। क्या है? वायरस या विषाणु। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो वायरस होते हैं ये विभिन्न प्रकार की डिजीज प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। इन्हें भी हम नेक्ड आइज के द्वारा या नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। इन्हें किसकी सहायता से देख सकते हैं भाई? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो वायरस है, याद रखना, जो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। रीजन क्या है? क्योंकि इनमें स्वयं की गुणन की क्षमता नहीं पाई जाती स्वतंत्र रूप से। क्या नहीं होता? स्वतंत्र रूप से स्वयं के गुणन की क्षमता नहीं पाई जाती। जब तक इन्हें कोई होस्ट नहीं मिलता है या जब तक इन्हें कोई परजीवी नहीं मिलता है तब तक ये विभाजन नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लेकिन जैसे इन्हें होस्ट सेल मिलती है
ठीक है, ये परपोसी विशिष्ट होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक। जैसे ही इन्हें होस्ट सेल मिलती है या परपोसी मिलती है, उसमें ये गुणन की क्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन मुक्त रूप से ये किसकी तरह, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं या निर्जीव की तरह बिहेव करते हैं, और प्रकृति में एक क्रिस्टल की तरह पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं भाई, एक क्रिस्टल की तरह पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? मतलब इनमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं पाई जाती, कोई भी उपापचयी क्रिया नहीं पाई जाती स्वतंत्र रूप से। लेकिन जैसे ही कोई होस्ट मिलेगा, इसमें सभी क्रियाएं जो होती है, मल्टीप्लिकेशन, द्विगुणन, जनन, सभी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। ठीक है, ये निर्जीव की तरह बिहेव करते हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन इन्हें जैसे ही होस्ट सेल मिलती है, ये लिविंग की तरह या सजीव की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसलिए वायरस को कहा जाता है सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। क्लियर है? क्या कहा जाता है, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, क्योंकि ये दोनों की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, वायरस में कोई भी एंजाइम, प्लाज्मा झिल्ली सभी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें सेल की, तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी या सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जबकि वायरस में कोई भी एंजाइम भी नहीं पाया जाता। भाई एंजाइम नहीं पाया जा रहा, तभी तो उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं पाई जा रही है, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से क्या नहीं पाई जा रही, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं पाई जा रही। ठीक है, तो ये विषाणु सिद्धांत के क्या है, अपवाद है। क्लियर है इतना?